बच्चों, परिवहन का अर्थ समझाने के लिए यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। पानी, हवा इत्यादि प्रवाही पदार्थ हैं। तो आप जानते हैं कि पानी हो गया या फिर हवा हो गई, ये सभी स्थान पाने पर एक स्थान से दूसरी जगह अपने आप प्रवाह होते हैं, यानी कि बहते हैं। इनके परिवहन के लिए नल जैसे मार्ग की आवश्यकता होती है। मतलब पानी को जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर पहुंचाना है तो आप बाल्टियों से और बाकी सामग्री से कितनी बार ही पहुंचाओगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि नल की और जो पाइपलाइन होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इनकी मदद से इनका परिवहन हमारे लिए सरल बन जाता है। बहुत पहले से ही पानी के परिवहन नल द्वारा और खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे ज्वलनशील पदार्थों का पाइप के माध्यम से परिवहन करना सुरक्षित होता है। मतलब पहले से ही पानी के लिए और जो खनिज तेल है और प्राकृतिक गैस है, इन सभी के लिए पाइपलाइनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सुरक्षित है हमारे लिए। यही कारण है कि तेल के कुओं से निकालने वाला कच्चा तेल शुद्धिकरण कारखानों तक पाइप द्वारा ले जाया जाता है कि इसकी सुरक्षा हो, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसीलिए जो कच्चा तेल होता है उसकी शुद्धिकरण के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य होता है, ये पाइप मार्ग द्वारा ही होता है। कुछ स्थानों पर इस शुद्ध तेल का वहन नल मार्ग द्वारा तेल मंडी तक किया जाता है, यानी कि तेल मंडी तक भी नल का जो पाइप है उससे ही पाइप द्वारा ही वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तुम क्या करोगे? यहाँ पे कुछ स्थिति दी हुई है, ध्यान से देखिए कि मनदीप और सलीम पहाड़ी से पानी लाना है, परंतु वजन अधिक होने के कारण वे उसे उठाकर लाने में असमर्थ हैं। तो इसमें से कौन सा विकल्प ठीक रहेगा, ये बताइए। घोड़ा, नली या पालकी? पालकी में भी अगर वो लेकर आते हैं उस वजनदार पानी को, तो सोचो तो भी तो पालकी का वजन रहेगा उनके लिए, फिर भी वो भारी ही रहेगा, हल्का नहीं होने वाला। घोड़ा भी कितना कर लोगे, घोड़े से भी आपको घोड़े के साथ मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो सबसे अच्छा आसान तरीका तो नली होगा, यानी कि प्लास्टिक की जो नली होती है वो अगर पहाड़ी से लगा दी जाए वहाँ के स्थान से, तो वो नीचे तक आराम से बड़ी व्यवस्थित रूप से आ जाएगा। अब बताओ तुम, चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये सब संचार के माध्यम से संबंधित है कि कैसे संदेश पहुंचाने के लिए हम इन साधनों का इस्तेमाल पहले से लेकर अब तक करते आ रहे हैं। इसमें से कुछ अभी के हैं तो कुछ ज़्यादातर तो पुराने ही हैं। सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप, टीवी ये सारी चीज़ें हैं। आकाशवाणी जो अब के हैं, बाकी तो सब पहले के ही हैं। पहले जो पुराने समय था उसके अंतर्गत कबूतरों से फिर मुनादी कराई जाती थी राजा महाराजाओं के समय में, जिससे कि शोर द्वारा, हल्ला द्वारा इस तरह से बाजे बजाकर बताया जाता था संदेश क्या है। फिर घोड़े द्वारा दूर दूर तक संदेश भेजने के लिए भी घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल होता था, घोड़सवार होते थे। फिर डाकिया भी अब तो नहीं देखने मिलता, कहीं कहीं है, परंतु अभी भी है। डाकिए का भी कार्य चिट्ठी पहुंचाना है और इस चिट्ठी को पहुंचने में बहुत समय लग जाता था। न्यूज़पेपर भी आज के समय के अंतर्गत ही आता है, जिसे हम डेली पढ़ते हैं और रोज़ के समाचार हमें मिलते हैं। रेडियो भी है जिसमें हर तरह की चीज़ें हमें जानने को मिलती है। टीवी है, लैपटॉप है, इंटरनेट से संबंधित मोबाइल है, आकाशवाणी है। तो ये सब हमारे संचार माध्यम हैं। अब इन सभी संचार माध्यमों को अगर आपने देखा हुआ है तो आपको क्या करना है, जिन संचार माध्यमों को आपने देखा है और घरों में उसका उपयोग भी करते हैं, वहाँ पे उसके सामने आपको इस तरह का चौखट का चिन्ह बनाना है। और अन्य साधनों में से साधन का कौन सा संचार है जिसने तुमने देखा है, उसके सामने वाले चौखट में गोल तैयार करना है। जिसे देखा है और अगर आपने घर में इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पे एक त्रिकोण होगा, और केवल अगर आपने उसे देखा है तो वहाँ पे सर्कल का चित्र होगा। इस तरह से आपको ये प्रक्रिया करनी है। संचार के विभिन्न साधन आपको दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखित रूप में बताया गया है कि कैसे पहले कबूतरों के पैर में चिट्ठी बांधकर संदेश भेजते थे। किसी व्यक्ति को निवेदन भेजना भी संचार होता है। और उसके बाद
संपर्क करने के साधन के रूप में तार और डाक सेवा का उपयोग होता था। वर्तमान समय में अपेक्षित पुरानी संचार व्यवस्था अत्यंत धीमी थी। ये बात तो सत्य है कि जब जितनी फास्ट प्रक्रिया आज के संचार माध्यमों द्वारा होता है, उतना पहले के संचार माध्यमों में नहीं था, क्योंकि उसमें समय भी अधिक लग जाता था और परिश्रम भी अधिक होता था, परंतु समय पे कार्य नहीं हो पाता था। परंतु आज के जो संचार माध्यम है वो बहुत ही तीव्र गति से है और हम बहुत ही 2 मिनट में 2 सेकंड में चाहे जिससे यहाँ से लेकर अमेरिका तक के लोगों से बात कर अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकते हैं और वहाँ की बातों को जान सकते हैं। अब आगे देखते हैं। वर्तमान समय में संचार के अत्यंत त्वरण और तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। इस समय के अंतर्गत इस क्षेत्र में आधुनिक साधनों के उपयोग हो रहे हैं और इसके अंतर्गत रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, जैसा कि हमने देखा, मोबाइल फ़ोन आदि सभी संचार माध्यमों द्वारा लोगों ने सहज रूप से संपर्क स्थापित किया है और उनसे स्थापित किया जा सकता है। इनमें मानव निर्मित उपग्रहों का भी उपयोग होता है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, रेडियो, दूरदर्शन और इंटरनेट इत्यादि संचार के आधुनिक साधन हैं। सभी साधनों का इस्तेमाल अच्छे से करके हम अपने जीवन को बहुत ही सरल बनाते हैं और जब चाहे जिससे संचार का हम उपयोग कर सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि प्रारंभिक काल में मनुष्य अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों के संकेतों का और भाव का इस्तेमाल करता था, यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ भी निकालता था। इसके पश्चात विशिष्ट रूप से विशिष्ट प्रकार की ध्वनियों का उपयोग होने लगा। इसी क्रम में मनुष्य को स्वर मिला और फिर भाषा का निर्माण हुआ। भाषा के बाद मनुष्य ने लिपि की खोज की और गुफाओं की दीवारों और लकड़ियों पर ऐसे अपने विचारों को उकेरने लगा। प्राचीन काल से ही इसी संचार का प्रारंभ हुआ था। तो इसी तरह से हमारे भाषा और संचार का कार्य चलता चला गया। यहाँ पे एक प्रक्रिया दी है जिसे आपको संचार और परिवहन दोनों को साथ में लेकर चलना है। तो इसे अच्छे से देख लेते हैं हम। अवकाश का दिन होने के कारण रोहन घर पे ही था। दूरदर्शन पर क्रिकेट की प्रतियोगिता देखने में मगन था। इतने में दरवाजे की बेल बजी, घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने डाकिया दिखा। उसने कुछ पत्र, चिट्ठियाँ तथा कुछ कार्ड दिए। बाद में वह साइकिल पर निकल गया। वह चिट्ठी बुआ ने भेजा था। बड़े दिन की छुट्टी में बुआ गांव आने वाली थी। चिट्ठी 8 दिन पहले भेजी गई थी, मतलब चिट्ठी को पहुंचने में क्या हो गया, समय लग गया। पत्रानुसार बुआ नागपुर से आज ही ट्रेन से पहुंचने वाली थी। इतने में घर का फ़ोन बजने लगा। माँ ने फ़ोन उठाया तो बुआ बोलने लगी। बुआ रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी थी। यह बात बताने के लिए माँ सानिया के कमरे में गई तो वह हेडफोन पर गाने सुन रही थी। इसके बाद माँ ने भाई को आवाज़ दी। वह लैपटॉप पर यानी कि कंप्यूटर पर अपने मित्र के साथ चैटिंग कर रहा था। अंत में माँ ने रोहन से कहा, रोहन, अब तुम्हारे पिताजी खेत की ओर बैलगाड़ी लेकर गए हैं। उन्होंने मोबाइल पर सूचना दी। माँ, पिताजी का मोबाइल नहीं लग रहा है। इतने में बड़ा भाई वहाँ आया। उसने कहा, मैं मोटरसाइकिल लेके बुआ को लेने के लिए स्टेशन जाता हूँ। ऐसा कर वह वहाँ से निकल पड़ा। तो बच्चों, इस परिच्छेद के अंतर्गत आपने हमारे सारे परिवहन के नए पुराने तथा संचार के जितने नए पुराने साधन थे उसके कुछ उदाहरण के साथ परीक्षण पूरा किया है। अब इसके पश्चात देखते हैं कि करके देखना है, जिसमें दिया है कि परिसर के कुछ प्राणियों और पक्षियों को ध्यान से देखें। अब अपने आसपास के परिसर पर ध्यान दीजिए और उसमें जो प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, उन पर ध्यान दीजिए। वे एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करते हैं इसे भी जानें। जैसे चिड़ियों के चहचहाने के पीछे वो आपस में कैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं और बातें करते हैं। कोई संकट आने पर, किसी परिचित को दिखाई देने पर, भोजन देने पर और घायल होने पर प्राणी और पशु पक्षी कैसे आवाज़ करते हैं उसे सुनिए। मतलब आपको सारे पशु पक्षियों की आवाज़ों पर और उसमें आई विशिष्ट बदलाव को नोटिस करना है।
बिल्ली, कुत्ते, गौरैया, कौवा आदि जैसे सभी प्राणी और पक्षी जो कि विशिष्ट परिस्थिति में विशिष्ट विधि से आवाज़ करते हैं। तुम्हारे ध्यान आएगा कि अन्य प्राणी और पक्षी भी इसी प्रकार विविध प्रकार की आवाज़ करते हैं। इनका अर्थ है कि पशु पक्षी भी परस्पर संवाद करते हैं, वे भी समाचार का लेन देन करते हैं। तो कहने का अर्थ है बच्चों कि केवल हमारे लिए ही इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पशु पक्षियों को भी आपस में बात करने के लिए, एक दूसरे से संचार बनाए रखने के लिए, बातें करने के लिए विशिष्ट प्रकार की आवाज़ों की आवश्यकता होती है। वो भी विशिष्ट तरह की ध्वनि निकालते हैं और एक दूसरे से संवाद करते हैं, यानी कि परस्पर बातें करते हैं। उन्हें भी आपस में समाचारों का लेन देन करना होता है। तो संचार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, जो कि हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने का कार्य करता है।